हेलो मेरे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। भाई, पिछली क्लास के अंदर हमने प्रोमिसरी नोट तक कंप्लीट कर लिया था और मैं आपको आज बताना चाह रहा हूँ कि हमने क्या क्या चीजें कवर कर ली टॉपिक टू भी कवर में। मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट करा दिया है। मैंने आपको बिल ऑफ एक्सचेंज कंप्लीट करा दिया, उसके बाद अंदर पार्टीज करवा दी और फीचर्स भी करा दिए। मैंने आपको प्रोमिसरी नोट कंप्लीट करा दिया और पार्टीज इन प्रोमिसरी नोट भी कंप्लीट करा दिया और उसकी फीचर भी करा दिया। अब डिफरेंस बिटवीन बिल ऑफ एक्सचेंज और प्रोमिसरी नोट आपस में मैंने आपको सभी वक्त बता देता कि दोनों में डिफरेंस क्या है। ठीक है, पिछली क्लास के अंदर। बट एक बार आप इसको बुक से जरूर रीड करना। बुक से बस रीड करना इंपॉर्टेंट नहीं है, बुक से आप इसको रीड करोगे मेरे दोस्तों। चार मैंने चीज कमेंट करा दी मेरी तरफ से, क्योंकि डिफरेंस साथ से साथ मैंने बताया था कि दोनों में क्या डिफरेंस है, अनकंडीशनल ऑर्डर और अनकंडीशनल अंडरटेकिंग। वहां पर एक बंदा प्रॉमिस कर रहा होता है जो खरीद रहा होता है, यहाँ पर वो बंदा लिखता है जो बंदा बेच रहा होता है। वहां पर कौन लिखता है, मेकर कौन होता है, बना रहा कौन, नोट बिल ऑफ एक्सचेंज को प्रोमिस नोट कौन बनाएगा, जो बंदा खरीद रहा होता है प्रॉमिस करेगा। और यहाँ पर बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, मेकर कौन होता है, यहाँ पर ड्रॉर होता है, वहां पर कौन होता है, मेकर होता है, मतलब ड्रॉइंग तरीके से देखा जाए तो। ठीक है भाई, यहाँ तक समझ में आ गया। अब जरा ध्यान सुनना। अब हमें करना है इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट। हमें दोस्तों क्या इंपॉर्टेंट टर्म स्टार्ट करनी है, और ये अगर ये इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको आ गई ना समझ में, तो समझ लेना मेरे भाई कि आपको पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज आ गया। ये इंपॉर्टेंट टर्म्स काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको देखो, मैंने इंपॉर्टेंट टर्म्स को रेड पेन में भी लिखा था जानबूझकर कि मैंने कहा ये अगर आ गया ना तो सब आ गया मेरे भाई। इंपॉर्टेंट टर्म्स में सबसे पहले मैं आपको बता दिया, कुछ बातें मैंने आपको पहले ही डिस्कस कर ली थी, जैसे ड्रॉर किसे कहते हैं, ड्रॉई किसे कहते हैं, पे किसे कहते हैं। दोस्तों हमारा चैप्टर बिल ऑफ एक्सचेंज है, ये बात ध्यान रखना। हम प्रोमिसरी नोट नहीं पढ़ेंगे बस, क्योंकि प्रोमिसरी नोट की एक बार डेफिनेशन मैंने आपको बता दी होता क्या है, एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट था, मैंने बता दिया। अब दिमाग में हटा दो प्रोमिसरी नोट क्या होता है, दिमाग में हटा दो। प्रोमिसरी नोट हमें सीखना ही नहीं है, हमारी सारी अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड होगी। तो ये मत कहना सर मेकर क्यों नहीं आया, पे क्यों नहीं आया, मेकर की डेफिनेशन क्यों नहीं सिखाई, प्रोमिसरी नोट क्यों नहीं बता रहे, सर ये नहीं आएगा पेपर के अंदर। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज की अकाउंटिंग कर रहे हैं आप, तो इसलिए हमारी सारी बातें बिल ऑफ एक्सचेंज से रिलेटेड होगी। प्रोमिसरी नोट की डेफिनेशन इसलिए बताई क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि प्रोमिसरी नोट होता क्या है। वैसे लॉ के अंदर भी आप पढ़ोगे यही बातें, सेम कॉपी पढ़ोगे आप। इंपॉर्टेंट टर्म्स आज की क्लास में स्टार्ट करेंगे। 18-15 इंपॉर्टेंट टर्म है, पर एक साथ नहीं होंगे, बात ध्यान रखना। ठीक है भाई, अब चलो भाई स्टार्ट करते हैं। यहां तक मैंने सारी थ्योरी आपको करा दी है। देखो मेरे दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं कि भले ही आपको ये चैप्टर आता हो या ना आता हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है कि आपका बेस कितना अच्छा है। दोस्तों अच्छे अच्छे मार्क खा जाते हैं चैप्टर के अंदर, मैं बता रहा हूं आपको। इस चैप्टर के क्वेश्चन को पढ़ने का तरीका अगर आपको आ गया और उसमें कब से क्या करना है, कब क्या करना है, वो अगर आ गया ना, तो अच्छे अच्छे मार्क खा जाते हैं भाई। नहीं कर पाओगे, ध्यान समझ लो। बहुत मुश्किल है तो आसान, पर समझना बहुत मुश्किल है। कहीं पर भी आ जाता है। ये चैप्टर ऐसा चैप्टर है जो हर चैप्टर के अंदर दे दिया। तो बीआर और बीपी की बात होती है इसमें ज्यादातर, तो बीआर बीपी आपने देखा होगा हर जगह पूछता है। तो कृपया करके इस चैप्टर को सीरियसली पढ़े और ये ना समझे कि थ्योरी हमें आती है, हमें थ्योरी पढ़ने का फायदा नहीं, हमारे नंबर आ जाएंगे वैसे। क्वेश्चन क्वेश्चन कर लेते हैं, बाकी कुछ नहीं करते, उससे फर्क नहीं पड़ेगा। सर मैंने आपको कहा ना, बेसिक लेवल बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आपका बेस क्लियर है ना, तो आगे जाकर आपको चीजें बहुत आसानी से समझ में आती रहेगी। ठीक है भाई, स्टार्ट करें आज की क्लास। चलो भाई, आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और सीखते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स। और कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स मैं आपको पहले सिखा देना चाहता हूँ, फिर उसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, फिर इंपॉर्टेंट टर्म बीच में आएगी, फिर क्वेश्चन फिर बीच में आएगा, ऐसे ऐसे सारी इकट्ठे नहीं हो पाएगी। ठीक है, टाइम टू टाइम लगता है सिखाने में, है ना, टाइम के बारे में। दोस्तों आज की हेडिंग है इंपॉर्टेंट टर्म। इंपॉर्टेंट टर्म्स, इंपॉर्टेंट टर्म्स के अंदर हमारी 15 से 18 इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जिसको मैं आपको आज की क्लास में थोड़ा बहुत डिस्कस कराऊंगा, ज्यादा नहीं। और काफी बातें मैं आपको पहले से डिस्कस करा चुका हूं। पहली इंपॉर्टेंट टर्म्स है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ड्रॉर। ड्रॉर किसे कहते हैं मैं आपको पढ़ा चुका। देखो मैंने कहा था, और डेफिनेशन में लिखवा दी, वही डेफिनेशन आप यहाँ छाप देना। ड्रॉर, ड्रॉर मैं आपको पढ़ा चुका दोस्तों। ड्रॉई किसे कहते हैं, इसकी डेफिनेशन थी ड्रॉई। ड्रॉई भी मैं आपको पढ़ा चुका। पेई किसे कहते हैं, पेई भी मैं आपको पढ़ा चुका मेरे दोस्तों। ये चार बातें, तीन बातें मैं आपको पढ़ा चुका। देखो तीन इंपॉर्टेंट तो ऐसी खत्म हो गई, डन। पहले पढ़ा चुका ना इसको, बिल ऑफ एक्सचेंज के अंदर, डन। प्रोमिसरी नोट नहीं चलेगा, बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं चलेगा, डन। ठीक है भाई, तो भाई ये कंप्लीट हो गया मेरा, तीन चीज मैंने आपको कंप्लीट कर दी। अब आपके पास आएगा चौथा पॉइंट, टर्म्स ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल, टर्म ऑफ बिल, इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ना समझना। वर्ड आपको जब तक समझ नहीं आएगा तब तक आप पढ़ नहीं पाओगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, बिल ऑफ एक्सचेंज में ये सारे वर्ड यूज होंगे, तो यूज होंगे इसलिए आप करो इसको। ठीक है, देखना जरा।
टर्म ऑफ बिल का मतलब है पीरियड, पीरियड इन पीरियड बिटवीन period between the date period between the date on which period between the date on which is on which a bill is drawn 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 and that on which and that on which and that on which it become due, that on which it become due, that period is called that period is called terms of bill, terms of term of bill। क्या मतलब हुआ दोस्तों, ध्यान से समझें। मैंने कहा भाई मेरे ठीक है भाई, तो मैंने कहा ये मेरी 1 जनवरी को मैंने बिल बनाया और इशू कर दिया, या मैंने कहा बिल ड्रॉन। और सर बिल ड्रॉन करा 1 जनवरी को, बनाया बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, और ये बिल की जो एंड डेट थी वो सर इस बिल की 30 अप्रैल को ये बिल खत्म होने वाला था, इसकी पेमेंट 30 अप्रैल को, मतलब ड्यू, बिल कब ड्यू होगा, मतलब बिल का पैसा कब मिलेगा, और बनाया कब था 1 जनवरी को, और खत्म कब होगा, बिल के टाइम पीरियड कब खत्म होगा। भाई यहां से यहां तक का जो टाइम पीरियड होगा ना, यहां से यहां तक का जो पीरियड होगा, कितना पीरियड, कहां से कहां तक, 1 जनवरी से लेकर टू 30 अप्रैल तक, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, मतलब 4 मंथ, इस 4 महीने को बोलेंगे टर्म्स ऑफ बिल। क्या बोलेंगे इसको, टर्म ऑफ, क्लियर। टर्म ऑफ बिल कैसे कहते हैं, मतलब वो पीरियड जितने टाइम के लिए क्रेडिट पीरियड इशू करा जा रहा है, ठीक है, एक तरीके का क्रेडिट पीरियड हो गया, तो क्रेडिट पीरियड को ही टर्म्स ऑफ बिल कहा जाता है मेरे दोस्तों। खत्म, छोटी छोटी टर्म्स है, जल्दी जल्दी सीखते हैं क्या है, ठीक है। सर 5वीं हमारे पास टर्म है ड्यू डेट, ड्यू डेट, 5वीं हमारे पास टर्म कितनी है दोस्तों, ड्यू डेट। ड्यू डेट इज द डेट, ड्यू डेट is the date, due date is the date on which the payment, on which the payment, due date is the date on which the payment, on which the payment of the bill, on which the payment of the bill, on which the payment of the bill is due, is due for the payment, due for the payment, is due for the payment, is due for the payment। क्या मतलब हुआ, फिर सेम एग्जांपल, मैंने कहा मेरे भाई यहां मैंने 1 जन को बिल ड्रॉ करा, बिल बनाया और बनाकर मैंने दे दिया, तो मेरे पे बीआर आ गया। अब 31 मार्च को पेमेंट, बिल क्रेडिट पीरियड एक्सपायर हो रहा था, मतलब क्रेडिट पीरियड एक्सपायर होने का मतलब क्या है, यहां बिल ड्रॉ करा, यहां बिल एक पर्सन को दिया, मेरे बीआर आ गया, आपके बीपी आ गया, तो ये जो पीरियड है ना टोटल, इस पीरियड को हम क्या बोलेंगे, टर्म्स ऑफ पीरियड, इसको बोलते हैं क्रेडिट पीरियड भी कहा जाता है इसको। क्रेडिट पीरियड मतलब कितने टाइम के लिए आपने उधार दिया, आपने कितने टाइम के लिए उधार दिया भाई, 1 जनवरी से 31 मार्च, तो 3 महीने हो गए आपको उधार दे हुए। 3 महीने जिस दिन खत्म होंगे उस दिन हम ड्यू डेट बोलेंगे, क्या बोलेंगे उस दिन, ड्यू डेट। पर आगे जाकर जब मैच्योरिटी डेट आएगी ना तब बड़ी कंफ्यूजन होती है इसमें दोस्तों। 3 महीने में जब ये टाइम खत्म होगा, जैसे 3 महीने खत्म होगा उस दिन ड्यू होगी पेमेंट, उस दिन पेमेंट क्या होगी दोस्तों, ड्यू हो गई है। ड्यू होने का मतलब क्या है, उस दिन लायबिलिटी बढ़ गई, किसके ऊपर, मिस्टर ए के ऊपर। मान लो मिस्टर ए ने बिल बनाया और मिस्टर बी को दिया, मिस्टर बी बीपी है, मिस्टर बी के पास बिल का पेमेंट करना है, तो बिल का पेमेंट करना है, तो 31 मार्च को लास्ट डेट है आपके क्रेडिट पीरियड की। जैसे 31 मार्च का एक्सपायर होती है, 31 मार्च मतलब 1 तारीख को ही क्या बन जाएगा, ड्यू डेट। तो ड्यू डेट मान लो 1 तारीख को होगी, कितनी तारीख को होगी,
1 तारीख को हमारा क्या हो जाएगा, 1 अप्रैल को ड्यू डेट बन जाएगी मेरे दोस्तों। आगे भी आएगा बिल ऑफ एक्सचेंज, आगे मैच्योरिटी डेट, तो वहां आपको डिटेल में समझाऊंगा। पहले तो ये ड्यू डेट समझ में आए, ड्यू डेट क्या होती है, जिस दिन क्रेडिट पीरियड खत्म होता है उसका अगला दिन क्या होगा, ड्यू डेट, उस दिन आपको पेमेंट करनी है। बट एक कंसेप्ट आया, और वो कंसेप्ट क्या था, ध्यान सुनो भाई। क्या हुआ, ए ने भाई बी को माल बेचा, ए ने बी को माल बेचा, सेल करा गुड्स ऑफ ₹50,000, 50,000 का माल बेचा भाई ए ने बी को। जब ए ने बी को 50,000 का माल बेचा मेरे भाई, तो यहां पर जो क्रेडिट पीरियड दिया, मतलब टर्म्स ऑफ बिल दिया, क्रेडिट पीरियड बोल सकते हैं और क्या बोल सकते हैं इसको, टर्म ऑफ बिल। टर्म ऑफ बिल, बिल का टर्म कितना है, मैंने कहा भाई 2 महीने का दिया, ठीक है, 2 महीने का दिया टाइम। अब भाई क्या हुआ, ध्यान समझे, 2 महीने का टाइम दिया। अब ए ने मेरे भाई, ए ने सर 2 महीने खत्म होने में, आफ्टर 2 मंथ, आफ्टर एक्सपायरी ऑफ 2 मंथ, 2 मंथ खत्म होने पे, दो आफ्टर एक्सपायरी, जब 2 मंथ खत्म हो जाएंगे तब कौन सी डेट आ जाएगी, ड्यू डेट बोल देते हैं। ड्यू मतलब जिस दिन पैसा देने का वक्त आ गया, ड्यू, जिस दिन पैसा ड्यू हुआ। तो भाई ये पहुंचा किसके घर, बी के घर। तो भैया ए ने बी के घर पहुंचा और कहा कि भाई देखो, मैंने आपको माल बेचा था उधार पर, तो आपको मुझे पैसे देने हैं, 2 महीने खत्म हो चुके हैं, ड्यू डेट आ गई, लाओ पैसे दो। अब क्या हुआ भाई, बी के घर में किसी की डेथ हो गई, बी के घर में किसी की डेथ हो गई सर, और बी बड़ा ही इमोशनल, बी कह रहा भाई देख, ए गया सीधा चुपचाप बी के घर खटाया, बड़ा सुनसान मोहल्ला, क्या सुनसान सा था वो पूरा घर, सुनसान, सब चुप थे, रो रहे हैं। देखा कि भाई सभी सफेद कपड़े में डेथ हो रखी है। अब भाई, अब ए कह रहा है यार क्या करे, इन्हें कहा हटाओ यार, छोड़ो, मेरे मेरे पैसे हैं, मरे मेरे मेरी तरफ से क्या है, पैसे निकाल भाई। ए ने बी से बोला भाई मेरे को तो पैसे चाहिए मेरे। ठीक कह रहा भाई देख, अभी डेथ हुई है, अभी नहीं दे पाऊंगा। ए ने कहा भाई ऐसी बात नहीं, डेथ हो या कुछ भी हो, मुझे मर, तुम मर मेरी तरफ से, या तेरी बीवी मरे, कोई भी मरे, मुझे मतलब नहीं, मुझे मेरे पैसे चाहिए। 2 महीने का टाइम दिया, 2 महीने खत्म होगा, मेरे को पैसे चाहिए। बी कह रहा मैंने दे रहा, जब जो करना हो कर लो। अब ए चले गया कहां पर, ए चले गया सर कोर्ट में, और कोर्ट में बी के खिलाफ केस कर दिया। अब तो सबूत है, ये बीआर ले क्या, इसके बाद बीआर था, इसके बाद बीपी था, जैसी बिल बनाएगा तो बीआर बीपी आ जाएगा। तो बीआर लेकर चले गया कोर्ट में, कोर्ट में जाकर इसने क्या कर दिया सर, कोर्ट में केस कर दिया, कोर्ट केस कर दिया। कहा कि जज साहब, मिस्टर बी को मैंने पेमेंट करी थी, और मिस्टर बी ने अब मुझे पैसा नहीं दे रहा, 2 महीने खत्म हो चुके हैं, मिस्टर बी मुझे पैसा नहीं दे रहा। तो जज साहब ने मिस्टर बी को बुलाया, भाई मिस्टर बी से कहा भाई ऐसे कैसी बात है, ड्यू डेट आ गई, तुम पैसे क्यों नहीं दे रहे, डेट आ गया, टाइम एक्सपायर हो गया, 2 महीने हो गए। तो जज साहब ने पहले ए को बुलाया और इसे कहा बेटा तेरे पे कोई सबूत है ऐसा कि तूने उसको माल बेचा, कह रहा हाँ सर, आप तो सबूत है, आपके पास बीआर है, आपने तो एक्ट बनाया था, गवर्नमेंट ने एक्ट बनाया, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, तो वो मेरा बीआर है, मैंने इसको बीआर इशू करा था। बीपी कह रहा हाँ सर मेरे पे भी बीपी है, बी कह रहा सर मेरे पे बीपी है, मुझे बिल का पेमेंट करना था, और आज ही के दिन पेमेंट करना था, पर मैं कर नहीं पा रहा, क्यों। तो जज साहब ने कहा भाई क्या प्रॉब्लम आ गई, क्यों नहीं कर रहे भाई, पेमेंट करो, ऐसा तो ना होगा, आपको जितना टाइम मिला था उस टाइम के अकॉर्डिंग आपको पेमेंट करना चाहिए। तो बी ने कहा कि जज साहब ऐसा है, मेरे घर में किसी की डेथ होगी, फैमिली मेंबर में से कोई पर्सन उसकी डेथ होगी, बड़ी परेशानी है, मैं पेमेंट दूंगा, ऐसा नहीं है कि मैं पेमेंट नहीं दूंगा, मैं दूंगा, पेमेंट दूंगा, पर सर आप सोचो ना सर, अभी माहौल इस तरह है कि पेमेंट कैसे दूं। तो जज साहब ने कहा चल कोई बात नहीं, तेरी पेमेंट तेरे घर में प्रॉब्लम है, इस वजह से हम क्या करते हैं, देखो 1 दिन का टाइम दे। तो यहाँ पर इन्होंने टाइम दिया 1 डे, तो कह रहा कल पेमेंट कर दियो, 1 दिन का टाइम दिया, कह रहा कल पेमेंट कर दियो, कह रहा ये दोनों जा ही रहते। तो भी वापस लौट कर आ गया जज साहब के पास। जज साहब ने बोला सर आप कैसी बात कर रहे हो, आज मौत हुई है, आप कह रहे हो कल पेमेंट करने के 1 दिन का टाइम, मतलब आज मुझे पैसे पेमेंट करने थे, तो 1 दिन क्या मुझे टाइम दे रहे हो, 1 दिन का मेरे को क्या दे रहे हो, 1 दिन की मुझे छूट दे रहे हो। सर आप सोचो, आज तो रोएंगे, आज रोएंगे, मैं भी रोऊंगा भाई, ठीक है, और रोने के बाद भाई कल सुबह एकदम ही आ जाएगा क्या पैसा निकाल, तो कैसा माहौल है सर, थोड़ा टाइम बढ़ाइए। कह रहा जा बेटा 1 दिन और दिया, 1 दिन और ले ले तो बहुत है, अब तो ठीक है भाई। खुशी खुशी जा रहा था, बी के दिमाग में एक और बात आई, कह रहा वापसी आ गया, कह रहा जज साहब आप प्रॉब्लम समझ दे, 1 दिन तो आग लगाने में लगेंगे,
आज का दिन आग लगाने में लगेगा, कल का दिन रोने का होगा, और एक दिन हमें भी तो चाहिए सर, सफाई वफाई करनी है, सब कुछ करना है। जज साहब ने कहा बेटा लास्ट बार एक दिन और ले ले। अब अगर आ गया ना तुम, मैं बता रहा हूँ, अब अगर अब आ गया ना, एक दिन और ले ले, टाइम एक दिन का और दिया, मतलब 3 दिन तेरे पास है, 3 दिन बाद जाकर तू पेमेंट कर दे। बी जा रहा था, ए भी जा रहा था, बी फिर वापस आ गया। बी ने कहा जज साहब आप मेरी बात सुने। जज साहब ने कहा बंद करो उसको, साले बंद करो। 3 दिन टाइम दिया, मोहल्ला दिया, टाइम 3 दिन का टाइम दे रखा, टाइम समझ इसको समझ नहीं आ रहा, बंद करो उसको, और बंद करके पढ़ाई कर दो उसकी। मैंने कहा नहीं नहीं सर, मैं जा रहा हूँ सर, 3 दिन बहुत है सर, 3 दिन में सब कर लूंगा, जला दूंगा, रो लूंगे, सब लोग करेंगे, 3 दिन बाद पेमेंट कर दूंगा टाइम पर। दोस्तों क्या हो, ड्यू डेट जब भी थी, ड्यू डेट में हमने जज साहब ने कहा भाई 3 दिन का कम से कम वक्त होना चाहिए उस पर्सन के पास पेमेंट करने के लिए। और ये तो मैंने कहानी ऐसी सुना दी आपको कि भाई डेथ हो गई थी इस वजह से थोड़ी प्रॉब्लम, तो टाइम बढ़ा दिया, ऐसे नहीं, हर केस के अंदर जिस दिन ड्यू डेट आएगी उस दिन से 3 दिन और लगा देंगे और जोड़ देंगे, और 3 दिन बाद जाकर जो भी दिन आएगा उसका दिन आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, जो भी दिन आएगा उसके दिन की आपको पेमेंट करनी होगी मेरे दोस्त। अब ड्यू डेट में हमने 3 दिन और जोड़ दिए, और ये जोड़े इसलिए, जरा ध्यान सुनना, डेथ होगी इसलिए नहीं, ये जोड़े इसलिए कि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम अराइज हो जाती है, इस प्रॉब्लम की वजह से पेमेंट नहीं आ पाती। मान लो आज आपको पेमेंट करनी है, आपके पैसे फंसे हुए, आपके पैसे 1-2 दिन में आ रहा, तो कम से कम 1-2 दिन का टाइम तो दीजिए, उसके टाइम पेमेंट कर देंगे। अब ऐसा तो ना जिस दिन ड्यू डेट है उसी दिन जाकर पेमेंट, हालांकि मना नहीं कर रहे दोस्त, मना नहीं कर रहे पेमेंट करने के लिए, बट थोड़ा टाइम दीजिए कि ड्यू डेट आ गई, मुझे पता था ड्यू डेट आ गई, मेरी गलती है, मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने पैसा नहीं देना, मेरा गलती ये हुआ कि मेरे पैसे कहीं फंस गए और मैं पैसा देना चाहता हूं पर वैसी वहां से आए, मैं आपको पढ़ा दूं दोस्त। ए से कहा, बी ने कहा चल ठीक है भाई, ड्यू डेट में देखो 3 दिन का ग्रेस पीरियड और दिया, इसको नाम दिया डे ऑफ ग्रेस। क्या नाम दिया दोस्तों इसको? डे ऑफ ग्रेस, डे ऑफ ग्रेस, डे ऑफ ग्रेस को नाम दिया। तो हमने कहा आज के बाद क्या होगा, डे ऑफ ग्रेस दिया जाएगा जब भी ड्यू डेट होगी। ऐसा नहीं है कि मान लो मैंने आपको माल बेचा और आपने मेरे को ड्यू डेट पे पेमेंट कर दी तो डे ऑफ ग्रेस के बाद ही पेमेंट करोगे, ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। डे ऑफ ग्रेस 3 दिन की दी जाती है, ये सोचकर कि अगर वो परचेजर, वो ड्रॉई जो उसके बाद पैसा अभी है नहीं पर वो पेमेंट कर देगा, 1-2 दिन का मोहलत दो, तो 1-2 दिन बाद वो पेमेंट कर देगा, तो 3 दिन में उसको पेमेंट कर देना भाई। तो 3 दिन का कम से कम मैक्सिमम टाइम दिया कि 3 दिन तक हम रुक सकते हैं, उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, अदरवाइज आपके पास पेनल्टी लगेगी और आपको बहुत सारी पेमेंट भी करनी पड़ेगी, चार्जेस भी लगेंगे, कोर्ट आपको सजा दे देगा। तो दोस्तों हमने कंसेप्ट सीखा डे ऑफ ग्रेस का। डे ऑफ ग्रेस क्या होता है? डे ऑफ ग्रेस एक ऐसा पीरियड होता है 3 दिन का जो एक ड्रॉर किसी ड्रॉई को देगा, ड्यू डेट पे जाकर उसके घर नहीं जाएगा। ड्यू डेट होगा जब उसके घर नहीं जाएगा मेरे दोस्त, ये कब जाएगा? जब ड्यू डेट होने के बाद 3 दिन और रुकेगा, कहेगा यार कम से कम 3 दिन का टाइम दो उसको, 3 दिन का एक टाइम दीजिए, जिससे क्या होगा वो अपना पैसों का अरेंजमेंट कर लेगा, और अगर होंगे तो ड्यू डेट में देगा। देखो देने वाला होगा तो ड्यू डेट में दे देगा, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तभी तो यार 3 दिन चाहिए उसको, अदरवाइज प्रॉब्लम आएगी नहीं तो फिर क्यों 3 दिन रुकेगा? पेमेंट करनी है तो करनी है। मान लो मेरे को आपने मुझे मान लेते फीस देनी है, मान लेते आपने मुझे फीस देनी है, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, आपने मुझे फीस देनी है, आप कह रहे हो सर मैं 1 तारीख को आपको फीस दे दूंगा। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, 1 तारीख को दे देना। अब आपका 1 तारीख को मैसेज आता है सर आज, मैंने कहा बेटा आपको फीस देनी है 1 तारीख को, आपको मैंने मैसेज करा, आपने कहा कि सर आज ना हो नहीं पाएंगे, पापा की सैलरी ना 2 दिन बाद आएगी। तो मैंने कहा ठीक है भाई 2 दिन बाद जाकर पेमेंट कर देना, तो थोड़ा बहुत तो मोहलत दो। अब आप कहोगे सर पापा की सैलरी आनी नहीं है कभी जिंदगी में, उसका मतलब क्या है? इसका मतलब आप फीस देना नहीं चाहते। समझे आप कॉन्सेप्ट को? समझे, भावुक मत होइए। तो डे ऑफ ग्रेस कम से कम मिले, जिससे क्या होगा टाइम मिल जाए कि कम से कम 1-2-3 दिन, मैक्सिमम 3 दिन का उसको टाइम दिया कि आप पेमेंट 3 दिन के अंदर कर देना। ठीक है मेरे भाई, अगर 3 दिन की पेमेंट अंदर नहीं करी ना तो जज साहब देख लेंगे आपको, टेंशन मत लो। बिलो वर्क तो हमारे पास, बीआर तो हमारे पास बड़ा है। तो हमने कहा ड्यू डेट के अंदर डे ऑफ ग्रेस आर 3, डे ऑफ ग्रेस, डे ऑफ ग्रेस आर 3 एक्स्ट्रा डे, आर 3 एक्स्ट्रा डे, day of grace are 3 extra days added to the period of bill, added to the period of bill is a custom to add, added to the period of bill, इतना लिख लीजिए। डे ऑफ ग्रेस क्या होता है? एक एक्स्ट्रा 3 दिन होते हैं, जिस दिन पेमेंट करनी, जिस दिन ड्यू डेट है उस दिन से 3 दिन और जोड़ देंगे, जो जोड़ने के बाद जो दिन आएगा उस दिन तक पेमेंट करा जा सकता है, मतलब ड्यू डेट पे भी करा जाता है और 3 दिन जोड़ने के बाद भी पेमेंट किया जा सकता है मेरे दोस्तों। क्या बात क्लियर है या नहीं है? हाँ जी सर, बात बिल्कुल क्लियर है।
तो सर दिक्कत ये आती है कि ड्यू डेट किसको माना जाए, मैं आपको समझा देता हूँ। 3 दिन जोड़ने के बाद जो अगला दिन होगा पेमेंट, देखो ड्यू डेट का ड्यू का मतलब समझे, ड्यू का मतलब होता है जिस दिन पेमेंट करनी है। ड्यू का मतलब क्या होता है, जिस दिन पेमेंट करनी है वो ड्यू डेट बन जाता है। अब पेमेंट आपको 31 मार्च को करनी है या इसमें 3 दिन और जोड़ू, 3 दिन और जोड़ूंगा तब पेमेंट करनी है। देखो पहले ड्यू डेट थी क्या, 31 मार्च, क्योंकि 31 मार्च तक आपको पेमेंट करनी थी। अब मैं ड्यू डेट को 31 मार्च नहीं कहूंगा दोस्तों, क्यों, क्योंकि इसके अंदर 3 दिन और मिल गए। मान लेते हैं एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, आओ भाई। तो एग्जाम्पल के साथ मैं चीजों को समझाने की कोशिश करता हूँ कि ड्यू डेट में जो ये टाइम ग्रेस डे है ये कैसे कैसे ऐड होगा। दोस्तों यहाँ पर सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है स्टूडेंट्स को, तो ध्यान समझे। और अगर ये पॉइंट आप समझ गए ना सर, बहुत अच्छा हो जाएगा ये पॉइंट। चलो मान लेते हैं 8 मार्च को ना बिल ड्रॉ करा, 8 मार्च को बिल ड्रॉ करा, ठीक है। 8 मार्च को क्या करा, बिल ड्रॉ करा। ध्यान समझना, अगर ये बात समझ गए ना जिंदगी भर सब कुछ पूरा बिल ऑफ एक्सचेंज। देखो सबसे ज्यादा बिल ऑफ एक्सचेंज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम क्या आती है, एंट्री पास करने में नहीं, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है डेट क्या लिखे। ये आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूँ, बस इसलिए मैं इसको पॉइंट को ध्यान से बताता हूँ। 8 मार्च से 3 महीने बाद इसका क्रेडिट पीरियड था, मतलब बिल टर्म्स ऑफ बिल कितना था, 3 महीने। टर्म ऑफ बिल कितना था दोस्तों, 3 मंथ। और दोस्तों ये टर्म ऑफ बिल जो 3 मंथ है ये खत्म होने वाला था सर कितनी तारीख को, 8 जून को, लगा लो सर। 8 मार्च से अगला 8 मार्च से 8 अप्रैल एक महीना, 8 अप्रैल से 8 मई 2 महीने, 8 अप्रैल से 8 जून 3 महीने। अब भाई यहां पर 8 तारीख को खत्म हो रहा है, तो यहां से जिस दिन डे ऑफ ग्रेस क्या होगा, डे ऑफ ग्रेस कब ऐड करेंगे, अगले दिन से ऐड करूंगा, 9, 10, 11 करूंगा 3 दिन, या 8 से करूंगा। ये बात हमेशा ध्यान रखना, जिस दिन खत्म होगा ना पीरियड, जिस दिन आपका 8 तारीख खत्म होता है, जिस दिन आपका पीरियड उस दिन से डे पहला ग्रेस डे ये माना जाएगा। याद आएगी बात। तो 3 महीने के दिन खत्म हो रहे हैं 8 जून को, तो पहला ग्रेस डे हो गया। फिर दूसरा ग्रेस डे हो गया 9 जून को, और तीसरा ग्रेस डे हो गया 10 जून को। 10 जून 3 दिन कंप्लीट हो गए। पहला ग्रेस डे इसको, दूसरा ग्रेस डे ये, और तीसरा ग्रेस डे ये। दोस्तों जिस दिन पीरियड खत्म हो रहा है उसके अगले दिन से ग्रेस नहीं होगा, उस दिन से ही होगा। अगर मेरा बिल टर्म्स ऑफ बिल 8 जून को खत्म हो रहा है ना, अगर मेरा टर्म्स ऑफ बिल 8 जून को खत्म हो रहा है ना दोस्तों, तो 8 जून को ही पहला ग्रेस डे माना जाता है। जिस दिन पेमेंट करनी थी, 8 जून को पेमेंट करनी थी ना, तो 8 जून को पहला ग्रेस डे माना जाएगा। देखो 3 महीने बाद, आप समझो, आप 8 मार्च को मैंने क्या बनाया, बिल बनाया, तो पेमेंट कब करनी है, 8 जून को करनी है, 3 महीने बाद। 3 महीने के अंदर पेमेंट, 3 महीने बाद पेमेंट करनी है, तो 3 महीने बाद जब आप पेमेंट करोगे 8 जून को, तो 8 जून को ही पहला, जिस दिन 3 महीने हो गए उस दिन को ही, 3 महीने का लास्ट वाला दिन से ही पहला ग्रेस डे गिना जाएगा। दूसरा ग्रेस डे 9 जून, तीसरा 10 जून। तो आपके पास जो अब पेमेंट होगी, पेमेंट कब होगी सर, पेमेंट कब करनी पड़ेगी, इसी ड्रॉई को पेमेंट करनी पड़ेगी 11 जून को। और दोस्तों यही 11 जून हम बोलते हैं ड्यू डेट। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसको ड्यू डेट कहा जाता है। बेटा ध्यान समझे, ड्यू डेट का मतलब क्या है। आप बड़े कंफ्यूज होते हो कि डे ऑफ ग्रेस गिना कहां से जाए, कहां से गिना जाएगा, 8 जून से, जिस दिन वो 3 महीने खत्म होगा उस दिन से गिना जाएगा। तीसरा मतलब 8 जून का तीसरा महीना खत्म हुआ, बस 8 जून का पहला, 9 जून को दूसरा, 10 जून को, और 11 जून को पेमेंट। बेटा पेमेंट को ड्यू कहते हैं, जिस दिन पेमेंट होती है उस दिन ड्यू डेट होती है, उसी को ड्यू डेट कहा जाता है। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, जिंदगी के अंदर जो ड्यू डेट होती है ना, वही मैच्योरिटी डेट होती है। आज तक आप इसको अलग अलग समझते थे, नहीं दोस्तों, मैच्योरिटी डेट और डेट ऑफ मैच्योरिटी, डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट आर सेम थिंग। डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट आर सेम थिंग। डेट ऑफ मैच्योरिटी एंड ड्यू डेट आर सेम थिंग। ये दोनों एक ही चीज है, इसको कभी कंफ्यूज मत होना। जो ड्यू डेट होगी वही डेट ऑफ मैच्योरिटी रहेगी। गिना कहां से जाएगा, जिस दिन 3 महीने खत्म हो रहे हैं। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं, इसमें मैं आपको एग्जांपल कराऊंगा। पहले मैच्योरिटी डेट के बारे में लिख लूं, काफी बच्चे कंफ्यूज जाते हैं इसके अंदर। मैच्योरिटी डेट आपके पास 7 पॉइंट है, इसमें बोलते हैं डेट ऑफ मैच्योरिटी। दोस्तों डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट बोथ आर सेम इन नेचर। दोनों क्या होते हैं, सेम ही है। बड़े कंफ्यूज होते हैं कि भाई मैच्योरिटी डेट अलग होती है, ड्यू डेट अलग होती है। दोनों क्या है भाई, सेम है, सेम, ठीक है, दोनों सेम है। 3 दिन जोड़ने के बाद ही जो आता है ना, उसी को डेट ऑफ मैच्योरिटी, उसी को ड्यू डेट कहते हैं। ठीक है भाई, चलो। द डेट वो डेट विच कम the date which comes after adding 3 days, which comes after adding 3 days to the 3 day to the terms of bill,
टर्म्स ऑफ बिल। टर्म्स ऑफ बिल के अंदर 3 दिन जोड़ने के बाद जो दिन आएगा ना, जो दिन आएगा इज कॉल्ड डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसी को हम नाम देंगे डेट ऑफ मैच्योरिटी। इसी को तो ड्यू डेट कहते हैं, डेट ऑफ मैच्योरिटी। सर इसको अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, मैं आपको समझाता हूँ अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है, इसको ध्यान समझना। मान लो जिस पर्सन ने यहाँ पर लिखा 3 दिन जोड़ने के बाद ड्यू डेट आएगी। देखो अलग अलग क्यों पढ़ाया जाता है डेट ऑफ मैच्योरिटी और ड्यू डेट को। आपको पूरे अकाउंटिंग के अंदर ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट एक ही लेनी है, क्योंकि हर बार अकाउंटिंग में क्वेश्चन साइलेंट होगा। ध्यान सुनना भाई, ध्यान सुनना। नोट लिख रहा हूं कि नीचे नोट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट अबाउट द पेमेंट ऑफ डेट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट about the payment, if the question is silent about the payment of date, then we always add 3 day of grace। 3 day of grace हम हमेशा ऐड करेंगे। अब दोनों में डिफरेंस क्या है ये समझो। मैंने कहा कि देखो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है ना मेरे भाई, कि पेमेंट की डेट कब है, उसमें क्वेश्चन साइलेंट है कि भाई इस तारीख को पेमेंट करूंगा, साफ साफ बता दिया कि मैं इस तारीख को पेमेंट करेंगे, पेड कब होगा, इस तारीख को होगा, तो भैया वही ड्यू डेट मानी जाएगी, मैच्योरिटी डेट नहीं मानी जाएगी। मान लेते हैं, मैं एग्जाम्पल के थ्रू से समझाता हूं मैं आपको। मान लेते हैं कि ये आपके पास यहां पर टर्म्स ऑफ बिल खत्म हो गया। यहां मान लो 1 जनवरी को हमने बिल बनाया, बिल ड्रॉ करा, 1 जनवरी को बिल ड्रॉ करा। 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, 1 मंथ का क्रेडिट पीरियड है, और 1 महीने का क्रेडिट पीरियड है, तो अगला 1 फरवरी को हमारा क्या हो जाएगा, ड्यू डेट हो जाएगा। ये हमारा ड्यू डेट हो जाएगा, मतलब इस दिन पेमेंट होनी थी। अगर बंदे ने, इस पर्सन ने इस दिन पेड कर दिया तो ड्यू डेट मानी जाएगी। दोस्तों जिस दिन पेड हो जाता है वो ड्यू डेट बन जाती है, पर मैच्योरिटी डेट हमेशा 3 दिन जोड़ने के बाद ड्यू डेट मैच्योरिटी डेट होती है। तो 3 डे यहाँ पर जोड़ेंगे ना, 3 दिन जोड़ने के बाद ही क्या बनेगा, मैच्योरिटी डेट बनेगा। 3 दिन जोड़ने के बाद, ध्यान सुनना, मैच्योरिटी डेट। बट अगर क्वेश्चन साइलेंट होता है तब, अगर क्वेश्चन साइलेंट नहीं है, देखो साफ साफ लिखा पेड कब कराए, 1 फेब को कराए, तो यही ड्यू डेट है, मैच्योरिटी नहीं है। मैच्योरिटी डेट कब आएगी, जब हमेशा 3 दिन ऐड होगा। भाई पे कर दिया तो 3 दिन की जरूरत ही नहीं है मुझे। मैंने 1 फरवरी को पेमेंट करनी थी, मैंने कर दी, मेरे को 3 दिन की जरूरत ही नहीं। भाई मेरे पैसा पड़ा है, मैं क्यों रखूं 3 दिन। 3 दिन तो तब चाहिए होते हैं जब मेरे पे पैसा नहीं होता, मैं अरेंज कर रहा होता हूँ। तो 3 दिन तो मेरे पे है ही, मेरे को जरूरत ही नहीं। 3 दिन मैं तो पेमेंट कर दूंगा भाई। तो जिस दिन आपने पेमेंट कर दी वही ड्यू डेट बन गया दोस्तों। पर मैच्योरिटी डेट हमेशा याद रखना, मैच्योरिटी डेट वो डेट होगी जिस दिन 3 दिन ऐड होगा। अगर क्वेश्चन साइलेंट हुआ कि मैंने पे करा ही नहीं करा, मैं कह रहा हूं कि भाई मैंने कुछ नहीं बताया कि मैं पेमेंट कब करूंगा, तो हमेशा 3 दिन ऐड होगा। और जब हमेशा 3 दिन ऐड होगा तो पेमेंट कब होगी, मैच्योरिटी डेट पे, और जिस दिन पेमेंट होगी वही ड्यू डेट मानी जाएगी। तो समझ लो, जिस दिन पेमेंट हुई वो ड्यू डेट। अब वो ड्यू डेट मैच्योरिटी भी हो सकती है और मैच्योरिटी से अलग भी हो सकती है। मैच्योरिटी डेट और ड्यू डेट में डिफरेंस क्या है, ड्यू डेट का मतलब होता है जिस दिन पेमेंट हुई, मैच्योरिटी डेट का मतलब होता है 3 दिन ऐड करने के बाद। अब वो 3 दिन, मान लो पेड अगर यहां कर दिया, तो अगर यहां पे कर दिया तो 3 दिन ऐड करने का जो डेट आ गई वो मैच्योरिटी डेट होती, पर पेमेंट वाली हो गई। पर यहां पर पे नहीं हुआ, यहां पर मान लो पे नहीं हुआ, मान लो यहां पर क्या है, पे नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो ये फिर ड्यू डेट नहीं है। ड्यू डेट तो वो होगी जिस दिन पेमेंट होगी। तो मैंने कहा 3 दिन, जब पे नहीं हुआ और ना बताया हमें, साइलेंट है कि भाई पेमेंट कब होनी है, तो हम क्या मानेंगे, हम तो 3 दिन ऐड कर देंगे, हम ऑटोमेटिक जान लेंगे भाई जब ये बता ही नहीं रहा पेमेंट कब होनी तो 3 दिन जोड़ दो। 3 दिन जोड़ दिया तो सर यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर मैच्योरिटी डेट आ गई। 3 दिन जोड़ दी, क्या आ गई दोस्तों, मैच्योरिटी डेट आ गई। और मैच्योरिटी आ गई तो पेमेंट भी इस दिन होगी, तो ड्यू डेट ये बन गई। सर ड्यू डेट घूमती रहती है, मैच्योरिटी डेट फिक्स है। मैच्योरिटी डेट का मतलब है कि टर्म्स ऑफ बिल में 3 दिन जोड़ दो तो मैच्योरिटी बनेगी, पर ड्यू डेट घूमेगी, जिस दिन पेमेंट हुई वो ड्यू डेट है। अब देखो मैं एक और एग्जांपल देता हूं। मैंने कहा यहां पे नहीं हुआ, 1 फरवरी को पे नहीं हुआ, 2 को भी नहीं हुआ, पर 3 को, पहला, दूसरा और सर तीसरी तारीख को पे हो गया, तीसरी तारीख को पे कर दिया, तो दोस्तों ये बन गया ड्यू डेट। जिस दिन पे हुए वो ड्यू डेट बन गई। पर 3 दिन जोड़ने के बाद जब चौथी तारीख आएगी ना, जैसे 1 फरवरी, 2 फरवरी, 3 फरवरी और 4 फरवरी, 1 फैब, 2 फैब और 3 फैब और 4 फैब को, 4 फरवरी को मैच्योरिटी डेट बनेगा। देखो चेंज हो जाए। सर मैच्योरिटी डेट तो सेम है, मैच्योरिटी डेट तो हमेशा क्या होगा, 3 दिन जोड़ने के बाद ही होगा, पर ड्यू डेट चेंज होगा। ड्यू डेट का मतलब है जिस दिन पेमेंट कर दो, या तो 1 फैब को पेमेंट कर दो, या 2 फैब को पेमेंट कर दो, या 3 फैब को कर दो, तो 4 को तो करना ही है, 4 को तो कंपल्सरी करना है।
तो यही, अगर यहाँ पेमेंट कर दी तो ये ड्यू डेट, यहाँ पेमेंट कर दी तो ये ड्यू डेट, यहाँ पेमेंट कर दी तो ये ड्यू डेट। अगर तीनों में से कुछ नहीं करा तो जब क्वेश्चन साइलेंट होता है, और हमारी बुक के अंदर पूरा हर एक क्वेश्चन साइलेंट है। हर एक क्वेश्चन में कभी नहीं बताएगा कि पेमेंट हो चुकी है इस तारीख को, नहीं, साइलेंट है। तो इसलिए पूरा क्वेश्चन, पूरे बुक के क्वेश्चन आंसर हमेशा ये मानते हैं कि मैच्योरिटी डेट ड्यू डेट होती है। इसलिए मैंने पहले ही बोल दिया आपको, ड्यू डेट बराबर मैच्योरिटी डेट, पर दोनों में डिफरेंस है दोस्तों। हमारी बुक के अकॉर्डिंग और हर बुक के अकॉर्डिंग यही गिवन होता है, कभी भी कोई भी डेट ऑफ पेमेंट नहीं बताई जाती कि 1 फरवरी को पे हो चुका, 1 फरवरी को पे हो चुका, ये नहीं बताया जाता दोस्तों। तो अगर नहीं बताएगा तो क्या मानूंगा, नहीं बताएगा तो हम अपने आप से रिकॉर्डिंग करेगा, तो पे कब करेगा, पे 3 दिन बाद करेगा, और 3 दिन बाद जो पे करेगा उसको मैच्योरिटी डेट बोलेंगे, और पेमेंट करनी होगी 3 दिन बाद तो ड्यू डेट बोल देंगे। तो ड्यू डेट क्या होती है दोस्तों, डिफरेंट होता है, चेंज होती चली जाती है। तो हमेशा याद रखना, हमारे केस के अंदर भूल जाओ कंसेप्ट, तो वो कंसेप्ट मत भूलना, कॉन्सेप्ट को याद रखना कि जिस दिन पेमेंट होगी उस दिन ड्यू डेट माना जाएगा। अब वो 1 फरवरी से 4 फरवरी के बीच में कभी भी हो जाए तो ड्यू डेट हो, और मैच्योरिटी डेट हमेशा 3 दिन जोड़ने के बाद ही होगी। क्या समझ में आ गया नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है। और हमारी बुक के अंदर ड्यू डेट बराबर मैच्योरिटी डेट है, एज पर आवर स्टडी मैट, एज पर आवर बुक, ड्यू डेट इक्वल टू मैच्योरिटी डेट, एज पर आवर बुक। हर क्वेश्चन में ड्यू डेट बराबर, एक तो क्वेश्चन होगा जो होगा, अदरवाइज हर क्वेश्चन के अंदर ड्यू डेट ही मैच्योरिटी डेट होती है हमारे बुक के अंदर, डेट ऑफ मैच्योरिटी। पर मैंने आपको कौन सा समझा दिया कि कब डेट, जिस दिन एक्चुअल पेमेंट हो जाती है वही ड्यू डेट बन जाती है। वो क्या हो सकती है, वो मैच्योरिटी डेट वाली डेट। मैच्योरिटी डेट का मतलब क्या हुआ, 3 दिन जोड़ने के बाद तो मैच्योरिटी डेट बनेगी, और अगर उस दिन पेमेंट हुई तो वो ड्यू डेट बन जाएगी। तो सिर्फ डेट ऑफ मैच्योरिटी ड्यू डेट एक ही होता है। और ये कब होगा, जब क्वेश्चन साइलेंट होगा, ये ना बताया जाए कि पेमेंट कब हुई। अगर क्वेश्चन में बता दिया कि पेमेंट इस तारीख को हो गई तो वही ड्यू डेट बन गई, खत्म कहानी, फिर डेट ऑफ मैच्योरिटी नहीं देखते। क्लियर है या नहीं है दोस्तों, बात समझ में आ गई, हाँ सर क्लियर है। ये था कॉन्सेप्ट ड्यू डेट और मैच्योरिटी डेट का। एक क्वेश्चन और देखते हैं दोस्तों, एग्जांपल और देखते हैं। एग्जांपल और देखते हैं। तो आज की क्लास में मुझे बस इतना ही कराना है, बाकी अगली क्लास में कराऊंगा मैं। एग्जांपल और देखेंगे, ठीक है। देखो सर, एग्जांपल और देखते हैं। मान लो 1 जनवरी, भाई बिल ड्रॉ करा। अब आपको क्वेश्चन कराता हूं थोड़ा बहुत, जिसमें आपको थोड़ा बन जाए। बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, मान लेते हैं 2020 में, ठीक है। बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी 2020 को, और इसमें हमने क्या कहते हैं, क्रेडिट पीरियड आपको कितना दे रखा है, क्रेडिट पीरियड मतलब टर्म्स ऑफ बिल कितना दे रखा है, क्रेडिट पीरियड 60 दिन का दे रखा है। अगर आपको दिन दे रखे तो दिन गिनने पड़ेंगे, अगर आपको मंथली दे रखा है तो सीधा मंथ पे जाओ। जैसे 1 जनवरी से 1 फरवरी 1 महीना हो गया, फिर मत देखो 28वां महीना है क्या 29वां है। पर अगर आपको दिन में बोल रखा है कि 60 दिन बाद, तो फिर दिन गिनने पड़ेंगे, ठीक है भाई, ध्यान से। तो बताओ सर, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी। क्वेश्चन साइलेंट है, क्वेश्चन में मैंने नहीं बताया कि भाई पेमेंट इस दिन हो रही है, तो डेट ऑफ मैच्योरिटी बराबर क्या हो जाएगी, डेट ऑफ ड्यू डेट, ठीक है भाई। चलो आगे देखना। तो मैंने कहा सर सिंपल सी बात है, मैंने कहा सिंपल सी बात है, आप ऐसा करो, आप दिन गिनना चालू करो। मैंने कहा 1 जनवरी के 30 दिन हो गए, 30 डे ऑफ जैन, जैन के 30 दिन हो गए, और 2020 है तो ये सर 29 का महीना हो गया, 29 दिन फरवरी के हो गए। भाई जनवरी 2020 है ना, तो ये वाला हो गया, लीप ईयर हो गया ये ना। 4 के टेबल में जो आ जाए वो लीप ईयर है। 4 एकम 4, 4 दूनी 12, 2012 लीप ईयर था, 4 चौक 16, 4 तिया 12, 4 चौक 16, 2016 लीप ईयर था, और 4 पंजे 20, 2020 लीप ईयर है। तो 29 तारीख को, 29 तारीख 29 दिन इसके हो गए, तो 30 और 29 कितने दिन बाद वाला, 60 दिन बाद, तो 29 डे ऑफ फेब ये हो गए, और प्लस 1 डे ऑफ मार्च। ये तो हो गया दोस्तों, अगर यहां पर बोल देता कि पेमेंट होती है यहां पर। अब इसके बाद मैं जोड़ दूंगा 3 डे ऑफ ग्रेस, तो यहाँ कितनी तारीख होगी बताओ, 30 जनवरी पूरा गया, 29 दिन पूरे गए, फरवरी पूरा हो गया, और 1 मार्च को, तो 1 मार्च को तो बन गया आपके पास ड्यू डेट। बोल सकता था इसको अगर पेमेंट यहां होती तो, पर यहां पर नहीं हो रही, तो इसमें क्या करूंगा, 3 दिन ऐड करूंगा। और 3 दिन क्या ऐड करूंगा, या तो आप ऐसा कर लो, 2 तरीके इसको करने के, या तो यहां से 3 दिन गिन लो, या 2 मार्च 1 दिन हो गया, 3 मार्च 2 दिन हो गया, और 4 मार्च 3 दिन हो गया, यहां पेमेंट कर दो। 2 तरीके इसको करने के। अगर आप यहां से गिनते हो 1 मार्च से, 1 मार्च 2 मार्च और 3 मार्च, देखो पेमेंट कब करनी है, 1 मार्च को। देखो 1 मार्च तो यहाँ आ गया, 60 दिन के, तो 60वें दिन का गिनते हो तो 1 मार्च 2 मार्च और 3 मार्च, तो 4 को पेमेंट करनी है। नहीं तो अगर आप वैसे सोचते हो कि मैं अगले दिन से गिनूंगा, तो 1 मार्च 2 का 3 मार्च, तो 3 मतलब पहला डे ऑफ ग्रेस, ये पहला हो गया,
अगर आप इसको इग्नोर करते हो, कहते हो मैं अगले दिन से गिनूंगा, तो भाई पहला, दूसरा ग्रेस डेज और तीसरा, जिस दिन तीसरा ग्रेस होगा उसी दिन पेमेंट होगी फिर। मतलब सिंपलिसिटी अगर आप ये समझो, सिंपल आप समझो, कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सिंपल जो मैं कह रहा हूं वो समझो। लास्ट दिन जो होगा ना 60वां दिन, उस दिन को पहला ग्रेस डे मानना, या लास्ट दिन को सर क्या मानना, पहला ग्रेस डे मानना। तो पहला ग्रेस डे लास्ट दिन को माना, तो 1 मार्च लास्ट दिन है, 60वां दिन है, 1, 2 और 3, तो चौथे तारीख को पेमेंट ऑफ डे 4 मार्च को, 4 मार्च को डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा, 4 मार्च को डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा, 4 मार्च को डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा, या इसको ड्यू डेट बोल देंगे। ड्यू डेट वाला कंसेप्ट समझ में आ गया, डेट ऑफ मैच्योरिटी होगा 4 मार्च को। क्लियर है या नहीं है भाई, बता दो सर, जल्दी बताओ। क्लियर? अब एक और क्वेश्चन दू एग्जांपल। दोस्तों एक और एग्जांपल लेंगे। मान लेते सर, मान लेते हैं कि आपने क्या करा, चलो कोई बात नहीं, इधर देखो, बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी 2020 को, क्रेडिट पीरियड था इस बार 3 महीने का। अब देखो मैंने दे दिया मंथ में, तो मंथ में ये दिन नहीं गिना जाएगा कि फरवरी के कितने महीने थे, जनवरी में 31 थे, फरवरी में इतने थे, वो नहीं, सीधा मंथ मंथ चलेगा। 1 जनवरी से 2020 से 1 फरवरी 2020 1 महीना, 1 फरवरी 2020 से 1 मार्च 2020 2 महीने, सीधा मंथ मंथ। पर जब बात डेज में आती है ना दोस्तों, डेज में, तो डेज में समझना आपको दिन गिनने पड़ेंगे कि जनवरी के 31 दिन, इसके 31 दिन, इसके इतना दिन। क्लियर है नहीं है? हाँ, एक बात मैं आपको जरूर बताना भूल गया, जिस दिन आपका बिल ड्रॉ होता है, जिस दिन बिल ड्रॉ होता है वो दिन नहीं गिना जाता, ये दिन नहीं गिना जाएगा। तभी मैंने देखो जनवरी में 31 जनवरी होती है, तो मैंने 30 दिन दिया था, ये दिन नहीं गिना जाएगा। क्लियर है या नहीं है? ये दिन नहीं गिना जाएगा, ये दिन नहीं गिना जाएगा मेरे दोस्तों। बट ये डेज में होगा दोस्तों, कितना होगा, डेज में। कौन सा दिन नहीं गिना जाएगा, 1 जनवरी वाला दिन नहीं गिना जाएगा डेज में। पर जब मंथ की बात होती है वहां नहीं देखते, वहां के सिंपल देखते हैं। 1 जनवरी से अगला 1 फरवरी 1 महीना हो गया भाई, ठीक है। तो मैंने कहा बताओ क्या क्या हो गया, मैंने कहा 1 जनवरी टू 1 फरवरी 1 महीना, 1 फरवरी से लेकर 1 मार्च 2 महीने, 1 मार्च से लेकर 1 अप्रैल 3 महीने। तो 1 अप्रैल को तो सर क्या हो गया, 3 महीने खत्म हो गए। इसके बाद 3 दिन और जोड़ दो, 3 डे ऑफ ग्रेस जोड़ दो। अब 3 डे ऑफ ग्रेस कैसे जोड़ेंगे, अप्रैल को गिन लेना, 1 अप्रैल को पहला ग्रेस डे, मैंने कहा था इसको गिन लेना, जिस दिन आपके पास लास्ट दिन होगा उसको गिना जाएगा। 1 अप्रैल को पहला, फिर 2 अप्रैल, फिर 3 अप्रैल, 3 दिन हो गए पूरे। पहला ग्रेस डे 1 अप्रैल, 2 अप्रैल को दूसरा ग्रेस डे, 3 अप्रैल को तीसरा ग्रेस डे, अगले दिन पेमेंट करता हूँ 4 अप्रैल को जाकर। और बुक में कैसे लिया है, बुक में समझा देता हूँ, बुक में कैसे, बस दोनों से सेम आएगा। बुक में क्या लिया है, बुक में देखा, कह रहा 11 दिन मत गिनो, लास्ट वाला दिन। बुक में दिया है लास्ट वाला दिन का, मतलब 2 अप्रैल से पहला ग्रेस डे गिनो, 2 अप्रैल पहला ग्रेस डे, 3 अप्रैल दूसरा ग्रेस डे और 4 अप्रैल तीसरा ग्रेस डे। और जिस दिन तीसरा ग्रेस डे होगा उस दिन पेमेंट होगी। तो बात तो एक ही है। बुक का समझा क्या मतलब है, बुक का मतलब कह रहा है जो आपका 3 महीने कंप्लीट हो गया ना उसको मत गिनो, अगले वाला गिनो। मैंने कहा 2 अप्रैल पहला ग्रेस डे हो गया, 3 अप्रैल दूसरा ग्रेस डे हो गया और 4 अप्रैल तीसरा ग्रेस डे होगा। जिस दिन तीसरा ग्रेस डे होगा उस दिन पेमेंट होगी, बुक की कहती है। पर नहीं, मजा नहीं आया। पर हमने जो सीखा है वो सीखो, मैंने जो आपको करा वो करो, सिंपल, हमेशा गारंटी आंसर सेम आएगा। 1 अप्रैल जिस दिन लास्ट दिन होगा ना 3 महीने का वो गिनो, 1 अप्रैल पहला ग्रेस डे, और 2 दिन और जोड़ो, तो पहला ग्रेस डे 1 अप्रैल, फिर 2 अप्रैल और फिर 3 अप्रैल, 3 ग्रेस डे हो गए, 4 अप्रैल को पेमेंट हो जाएगी। क्लियर है या नहीं है, समझ में आ गया आपके? ये एग्जाम्पल भी समझ में आया। एग्जाम्पल नंबर और अगला, अब एग्जाम्पल थोड़े मजेदार होंगे, अब आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल मजेदार होंगे दोस्तों, क्या होगा देखो, मान लेते हैं बिल ड्रॉ करा, बिल ड्रॉ करा, मेरे को एग्जाम्पल बनाने दो, ठीक है। बिल ड्रॉ करा 12 जून को, बिल ड्रॉ करा 12 जून को, क्रेडिट पीरियड है 2 महीने का, 2 महीने का क्रेडिट पीरियड है दोस्तों। मंथली है तो सीधा वो नहीं देखते कि पहला दिन एक्सक्लूड होगा नहीं होगा, मंथ के अंदर सिंपल लॉजिक लगाते हैं, 12 जून से 12 जुलाई, 12 जुलाई से 12 अगस्त ऐसे। पर अगर 60 दिन 30 दिन ये होगा तो 12 जून वाले को नहीं गिना जाएगा। 60 दिन ऐसा बोला, 60 दिन बाद, तो 60 दिन में 12 जून नहीं, 13 दिन से 13 दिन में 60 दिन चला होगा, 13 दिन पहला दिन हो जाएगा 60 दिन का, ठीक है भाई। 12 जून वाला दिन नहीं गिना जाता किसके उसमें, जब दिन में दे रखा हो आपको क्रेडिट पीरियड, ठीक है। और जब मंथ में हो तो फिर इग्नोर इट, 12 जून से 12 आपके पास अगस्त 12 जुलाई तक मिल जाएगा। तो बताओ डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी, तो मैंने कहा डेट ऑफ मैच्योरिटी सिंपल है, डेट ऑफ मैच्योरिटी सिंपल है
डेट ऑफ मैच्योरिटी सिंपल है, ध्यान देना। मैंने कहा सर 12 जून से लेकर 12 जुलाई एक महीना हो गया, 12 जुलाई से लेकर 12 अगस्त 2 महीने हो गए, तो 12 अगस्त को पेमेंट करनी थी, पर मैं 3 दिन की ग्रेस डे जोड़ूंगा। 12 अगस्त पहली ग्रेस डे, 13 अगस्त दूसरी ग्रेस डे और 14 अगस्त तीसरी ग्रेस डे। 3 दिन जोड़ने के बाद हमने इसको 15 अगस्त को पेमेंट करनी है। और दोस्तों 15 अगस्त को तो छुट्टी होती है, 15 अगस्त तो पब्लिक हॉलिडे होता है। अब कैसे पेमेंट होगी, क्योंकि बैंक तो बंद है। पब्लिक हॉलिडे में बैंक तो बंद रहते हैं, बिल ऑफ एक्सचेंज बैंक से पेमेंट होती है, पब्लिक हॉलिडे में बैंक क्लोज रहते हैं। अब बताओ क्या करूं? तो आप ये देखना, बैंक क्लोज, आप ये देखना सर, आप ये देखना कि बताओ क्या आपको ये छुट्टी पता थी? आप बताओ सर, 15 अगस्त वाली छुट्टी आपको कैलकुलेशन कर लेनी चाहिए थी। कैलकुलेशन करा, आपने देखा यार 15 अगस्त को छुट्टी है, क्या आपको ये छुट्टी पता थी? क्या आपको पता था कि इस दिन छुट्टी होने वाली है? क्या आपको पहले से जानते थे? हाँ सर, पहले से जानते थे, हम पहले से जानते थे, पहले से जानते थे इस दिन पब्लिक हॉलिडे है। हम पहले से जानते थे इस दिन पब्लिक हॉलिडे है। तो अब मैच्योरिटी डेट चेंज हो जाएगी। अब मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले होगी, एक दिन पहले होगी। अब मैच्योरिटी डेट एक दिन पहले होगी दोस्तों। जैसे 2 अक्टूबर को पब्लिक हॉलिडे होता है, 26 जनवरी को पब्लिक हॉलिडे, कंफ्यूज कर देगा। अगर आप पब्लिक हॉलिडे पहले से जानते हो तो एक दिन पहले छुट्टी होगी, पहले आपको पेमेंट करनी होगी, तो वहां पर 3 दिन की ग्रेस नहीं मिलेगी। अब बताओ डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगी? अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? 14 अगस्त हो जाएगी। अगर आप पब्लिक हॉलिडे जानते थे ना, तो आपको पता था कि 15 अगस्त को पेमेंट करनी है, तो 15 अगस्त को छुट्टी है, आप जानते थे। अगर आप जानते थे तो एक दिन पहले पेमेंट करना मेरे भाई, एक दिन पहले पेमेंट कर देना। क्लियर है या नहीं है? समझ में आई? एक और एग्जांपल, मैंने कहा सर आपके पास, रुक जाए एक मिनट, देख सुन, बिल ड्रॉ करा, बिल ड्रॉ करा, मान लो 23 नवंबर को, बिल ड्रॉ करा 23 नवंबर को, और क्रेडिट पीरियड दे दिया दोस्तों, क्रेडिट पीरियड दे दिया 23 नवंबर नहीं 23 अक्टूबर, 23 अक्टूबर को बिल ड्रॉ करा और क्रेडिट पीरियड दे दिया 3 महीने का, 3 मंथ का। तो बताओ डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? मैंने कहा भाई 23 अक्टूबर से 23 नवंबर एक महीना, 23 नवंबर से 23 दिसंबर 2 महीने, ठीक है। तो यहाँ पर 23 दिसंबर आ गया, 2 महीने हो गए। 23 दिसंबर से 23 जनवरी 3 महीने हो गए। तो डे ऑफ ग्रेस क्या जाएगा? डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? डेट DOM फॉर डेट ऑफ मैच्योरिटी 23 जनवरी पहला ग्रेस डे, मैंने कहा था जिस दिन होगा ना उस दिन का पहला मानो, 24 और 25, तो 3 दिन ग्रेस डे हो गया। 3 ग्रेस डे के बाद 26 जनवरी। ओहो हो 26 जनवरी तो रिपब्लिक डे होता है। अब क्या करें? अब सर, अब सर हमें पता था कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे होता है, इसलिए इसलिए पहले से पब्लिक हॉलिडे थे, ये पता था कि पब्लिक हॉलिडे है, पहले से जानते थे इस दिन हॉलिडे होता ही है। इसका मतलब आपको एक दिन पहले पैसा डिपॉजिट करना पड़ेगा, फिर 3 दिन की ग्रेस नहीं चलेगी, एक दिन पहले पता लगाना पड़ेगा। वैसे तो 3 दिन की ग्रेस है, पर अगर आप जानते हो कि पब्लिक हॉलिडे वाले दिन आपको पेमेंट करना है तो एक दिन पहले करो। तो आपको 25 जनवरी को पेमेंट करनी होगी। 25 जनवरी इज द ड्यू डेट। एग्जाम्पल समझ में आ गया? अभी एग्जाम्पल, एक लास्ट एग्जाम्पल लो और खत्म करो आज की क्लास में। भाई बिल ड्रॉ करा 1 जनवरी को, क्रेडिट पीरियड 30 डेज का क्रेडिट पीरियड है। तो बताओ अब डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? तो मैंने कहा डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी सर? डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? आप ध्यान सुनना, डेट ऑफ मैच्योरिटी क्या होगी? 1 जनवरी को नहीं गिना जाएगा। शुरुआत कहां से होगी? 2 जनवरी टू 31 जनवरी, तो कितने दिन हो गए? 30 दिन हो गए। तो 31 जनवरी को 30 दिन था, यहाँ पे 30 डेज हो गए 31 जनवरी तक। तो मैंने कहा सर 31 जैन को 30वां दिन था पहला, ये ग्रेस डे में इंक्लूड कर लेंगे। फिर 1 जनवरी को ग्रेस डे इंक्लूड करेंगे, फिर 2 जनवरी, 3 दिन हो गई। 31 तारीख को तो करेंगे क्योंकि 30वां दिन हुआ था, फिर 1 फिर 2, कितने हो गए? 31, 1 और 2 कितने हो गए मेरे दोस्त? 31, 1 और 2 कितने हो गए? 3 ग्रेस डे हो गई। तो भैया 3 जनवरी को, 3 जनवरी को हमें, 3 जनवरी को हमें क्या करनी पड़ेगी? पेमेंट करनी होगी। 3 जनवरी को पेमेंट करनी होगी, बट इस दिन प्रेसिडेंट मर गए।
प्रेसिडेंट मर गए, और प्रेसिडेंट मर गए, हालांकि ना मरे भाई, पर मैं एग्जांपल के तौर पर ले रहा हूँ, प्रेसिडेंट सर मर गए और पता है इधर इधर सडनली हॉलीडे हो गया, सडनली हॉलीडे आ गया और आपको नहीं पता था, याला हॉलीडे नहीं पता था, सडनली आया है, ये हॉलीडे हमें नहीं पता था, अगर पता होता तो ये हॉलीडे नहीं पता था। इसलिए डेट ऑफ मैच्योरिटी, DOM फॉर डेट ऑफ मैच्योरिटी, नेक्स्ट डे मानी जाएगी, नेक्स्ट डे मानी जाएगी। एपीजे अब्दुल कलाम जब की एक्सपायर हुआ था तब वहां पर छुट्टी कर दी थी, याद है आपको, एपीजे अब्दुल कलाम छुट्टी, तो जो बैंक खुले थे तो बाद में एक्सपायर हो गए तो उसी टाइम छुट्टी कर दी थी, सारी जगह छुट्टी हो गई थी। तो सडनली हॉलीडे जब आ जाता है तो आपको नेक्स्ट डे डेट ऑफ मैच्योरिटी मानी जाएगी। अगर हमें हॉलीडे पहले से पता था तो एक दिन पहले, पता नहीं था एकदम ही आ गया तो आप नेक्स्ट डे वाली डेट माने जाओगे। तो ये आप डेट ऑफ मैच्योरिटी कितनी होगी, 4 जनवरी आपकी डेट ऑफ मैच्योरिटी हो जाएगी, डेट ऑफ मैच्योरिटी। दोस्तों यहां पर मैंने आपको बहुत डिटेल में करा दिया है, बहुत ज्यादा डिटेल में करा दिया सर, और मैं आपको बिल्कुल कंफ्यूजन दूर कर दिया। अब आपको समझ में आ गया होगा डेट ऑफ मैच्योरिटी एक ही होती है, गिना कहां से जाएगा, जिस दिन वो महीना खत्म होगा उस दिन को पहला ग्रेस डे, फिर दूसरा, फिर तीसरा, अगला दिन होगा हमारा क्या। ये मैंने आपको बहुत सारे क्वेश्चन करा दिया आज की क्लास के अंदर। अब ध्यान समझना, हम इसके बाद अब क्वेश्चन पे आ रहे हैं, हम इसके बाद किस पे आ रहे हैं दोस्तों, अब क्वेश्चंस पे आ रहे हैं। अब हम सीधा डायरेक्ट किस पे जाएंगे, क्वेश्चंस पे जाएंगे, और क्वेश्चन पे जाएंगे। अभी रह गई है, अभी मैंने कितनी कराई है दोस्तों, बताना जरा मुझे। मैंने आपको कितने आपको अभी कंप्लीट करा दिया है इंपॉर्टेंट टर्म, मैंने आपको अभी इंपॉर्टेंट टर्म्स कंप्लीट करा दी 7। मैंने कहा था 17 to 18, 15 से 18 के बीच में अप्रोक्सीमेट लेगी, 7 करा दिया, बाकी भी और रह गई है, वो मैं कराऊंगा, बट जैसे जैसे कौन सा आगे बढ़ते जाएगा वैसे वैसे कराऊंगा। अब पहली अगली क्लास जो होगी हमारी सबसे इंपॉर्टेंट होगी, और अगली क्लास में स्टार्ट होगी जनरल एंट्रीज। क्लियर है दोस्तों, जनरल एंट्री क्लास में स्टार्ट करने वाले हैं, और टाइम टू टाइम जरूर भाई, अगर इसकी डेट ऑफ मैच्योरिटी और डेट ऑफ ड्यू डेट की अगर आपके पास क्वेश्चन मिलते हैं डे ऑफ ग्रेस के, तो आप उसको अपने होमवर्क कॉपी में करिए, जहां भी है करिए, इसको प्रैक्टिस करिए ज्यादा से ज्यादा, अपने दिन से अपने में बनाइए, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन मुझे करके दिखाए इसको, ठीक है। 10 क्वेश्चन अपने आप से बनाओ, अगर बुक में तो वहां से देखो, नहीं है तो अपने आप से बनाओ, और अपने आप से बनाकर कुछ भी डालो, सडनली हो डालो, कुछ भी ऐसा डालो, और डालने के बाद मुझे उसका एक फोटो खींचकर मुझे सेंड कर देना, कि मैं चेक कर लूंगा कि आपने ठीक करने का। थैंक यू वेरी मच, आज की क्लास में इतना ही, बाय 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 बाय।